अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे सीरियन क्राइसिस के बारे में। सिविल वॉर इन सीरिया, व्हाट इज़ हैपनिंग इन सीरिया। इससे पहले हमने बात की यमन में क्या हो रहा है, यमन क्राइसिस के बारे में बात की। और ये दूसरा मुस्लिम दुनिया का क्राइसिस है। फ़लस्तीन के मसले के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। मुस्लिम दुनिया के हम उन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि इमर्जिंग इश्यूज़ हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं और बहुत अहम हैं। इस टॉपिक की अहमियत इसलिए भी है कि इस टॉपिक के बारे में आपको वैसे पता होना चाहिए। हो सकता है इसके बारे में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये आपके दीगर क्वेश्चंस की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इसके बारे में इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हेल्प कर सकती है। मसलन प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम वर्ल्ड। फिर मिजरीज ऑफ डिक्टेटरशिप में ये काम आ सकता है कि ये भी एक डिक्टेटर की ही हुकूमत जो है उसके अगेंस्ट लोग उठ खड़े हुए। फिर ये अरब स्प्रिंग के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई तो उसी का ही एक ऑफशूट है। फिर इसमें फेलियर ऑफ द यूएन, अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इन तमाम हवालों से इस टॉपिक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक और दिस conflict. So what is this conflict? 12 million people forced to leave their homes. At one point of time, the UN said that the battlefield chaos made it impossible to count the dead. Hospitals were bombed, cities destroyed, and attacked with chemical weapons. Economic blockade and starvation by the armed forces. That created that created a humanitarian crisis there. What is the background of this Syrian conflict? During the events in the Arab Spring, leaders in Tunisia and Egypt had already been overthrown. In Syria, being influenced from what happened in the Arab Spring, some children wrote something on the wall against the sitting government of al-Assad. The children were arrested and tortured, and people started protesting. मार्च 2011 में ये इशू स्टार्ट हुआ, और उससे जो सिविल वार उसके बाद स्टार्ट हुई वो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। The government responded with force. Uprising started. Demonstrators were killed while clashing with security forces. Protests spread to different cities of Syria. Many people were tired of al-Assad regime. ये सारे वो बैकग्राउंड हैं इनकी वजह से लोग जो हैं वो उठ खड़े हुए। Why Syrian people were tired of al-Assad regime? There were mainly two reasons: high unemployment, करप्ट एंड अथॉरिटेरियन रजीम। और फिर लोगों के अंदर ये भी था कि डेमोक्रेसी आए, एक ऐसा निज़ाम आए जिसमें लोगों की से हो, लोगों के नुमाइंदे हों। तो ये एक तरह का अथॉरिटेरियन रजीम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट थे। ये बात बहुत अहम है कि बशर अल असद जो कि अभी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ द 19th प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया सिंस जुलाई 2000, एंड ही इज़ आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द सीरियन आर्म फोर्सेस। इससे पहले इनके वालिद जो थे हाफिज अल असद, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फ्रॉम 1971 टू 2000। यानी पिछले कम से कम 5 दहाइयों से, 50 सालों से एक ही फैमिली की और एक ही बाप बेटे की हुकूमत वहाँ पे रही है। ये एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर में सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, सॉरी जो रेड कलर है इसमें सीरियन गवर्नमेंट हैं जो बशर अल असद की फोर्सेस हैं। यहाँ पे येलो में एसडीएफ है, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे चल के। फिर जो ब्लू है ये तुर्किश एंड तुर्किश अलाइंड सीरियन रेबल फोर्सेस हैं, रेबल फोर्सेस का आप देख सकते हैं। और इसराइल की जो ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स हैं वो ब्लू कलर में यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये है अभी तक की जो सूरत हाल, हु कंट्रोल्स व्हाट। अगेन एक और एंगल से भी आप देख सकते हैं, ये ग्रीन एरिया जो है ये सीरियन अपोजिशन डोमिनेटेड बाय जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं, यही रेड में असद रजीम है, और कुर्दिश ग्रुप्स
जो है वो यहाँ पे ब्लू में है, इस पिंक में शो हो रही है, और ये है तकरीबन पिछले साल का या अभी तक का भी मैप जो है वो यही बताता है। Opposition militias began to form in 2011, and by 2012 the conflict had expanded into a full-fledged civil war. Estimates of the total number of deaths in the Syrian civil war by opposition activist groups states around 5 lakh deaths as of December 2020. On 23rd of April 2016, the United Nations and Arab League envoy to Syria put out an estimate of 4 lakh people that had died in the war. Based on Syria's pre-war population of 20.8 million from 2011, this represented approximately 2% of Syria's pre-war population. यानी अगर इन एस्टीमेट को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जो उस दौर की सीरिया की पॉपुलेशन का 2% लोग जो हैं वो इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। अब ये वो प्लेयर्स हैं, कंट्रीज हैं जो कि प्रोटेस्टर्स की साइड पे हैं, द यूएस, द यूके, फ्रांस, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया। इसमें यूएस, यूके एंड फ्रांस, they initially provided support for what they considered moderate rebel groups, but then they have prioritized non-lethal assistance since jihadis became the dominant force in the armed opposition. अब हुआ ये कि पहले तो इन्होंने फुली सपोर्ट किया जो वहाँ पे प्रोटेस्टर थे, अपोजिशन थी असद रजीम के खिलाफ, लेकिन जब उसमें मिक्सअप हो गया, बहुत सारे जहादी भी इसमें शामिल हो गए, तो उस पे फिर अमेरिका और यूके को ये रिजर्वेशन हुए कि शायद ये जो हम असिस्टेंस दे रहे हैं ये हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल ना हो या जहादी ग्रुप इससे स्ट्रांग ना हो, तो उन्होंने फिर अपनी असिस्टेंस को नॉन लिथल असिस्टेंस तक लिमिट कर दिया। एसडीएफ क्या है? इट इज कॉल्ड द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, a US-led global coalition that has carried out airstrikes and deployed special forces in Syria since 2014 to help an alliance of Kurdish and Arab militias called the Syrian Democratic Forces capture territory once held by IS militants in the northeast. SDF is backed by the US-led coalition. Allies of Bashar al-Assad, Russian warplanes bombed from the air, and militias backed by Iran fought on the ground. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईरान इज ऑन द साइड ऑफ बशर अल-असद और सऊदी अरब जो है दैट इज ऑन द साइड ऑफ द प्रोटेस्टर्स। तो इससे देख सकते हैं किस तरह प्रॉक्सी वार्स जो हैं वो चल रही हैं। अब यहाँ पे रशिया और यूएस को देख लें, रशिया इज ऑन दिस साइड एंड द यूएस इज ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रोटेस्टर्स, ऑन द साइड ऑफ द प्रोटेस्टर्स। These are the enemies common to both sides. Other terrorist groups try to take advantage of the situation. और इसमें टेररिस्ट ग्रुप्स भी हैं, इसमें सीरियन कुर्दिश फाइटर्स भी हैं, इनके साथ इन दोनों ग्रुप्स की यानी दोनों साइड्स की नहीं बनती। मैसी बैटलफील्ड, Syrian Kurdish fighters also got involved. Turkey fought against Syrian Kurdish fighters, seeing them as terrorists. और इसमें बहुत सारे और टेररिस्ट ग्रुप भी शामिल हो गए। तो ये एक मैसी बैटलफील्ड है जिसमें सम टाइम ये पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ है और कौन, यानी कोई क्लियर कट इसमें सम टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्लियर कट लाइंस नहीं है, बट जो मेजर प्लेयर्स हैं वो क्लियर हैं, जैसा कि यूके है, यूएस है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, रशिया है, उनकी पोजीशन जो है वो क्लियर है। पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज मैसी बैटलफील्ड। 90% of the Syrian live below the poverty line, inflation at its peak, shortage of fuel, food, electricity। ये है एक क्राइसिस का नुकसान या एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं कि कितने वहाँ पे दैट मे बी यू मे कॉल इट द मिजरी ऑफ डिक्टेटरशिप, या किस तरह एक क्राइसिस से बहुत सारे और क्राइसिस जन्म लेते हैं। What is the current situation? The government has control over about 2/3 of the country. Government still fighting for northern parts. Syrian rebels are mixed with terrorists. Around 12 million Syrian people are refugees.
a number unprecedented in recent history for a single country. कि एक सिंगल कंट्री में इतनी उसकी परसेंटेज पॉपुलेशन की जो है वो रेफ्यूजीज के तौर पे जिंदगी गुजार रही है. More than 6 million are internally displaced. Another 5.5 million are living outside of Syria, जिसमें से तुर्की में 3.6 मिलियन है, बाकी लेबनान, जॉर्डन, इराक और इजिप्ट में मुकीम है. अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि टोटल पॉपुलेशन 20.8 मिलियन, जो कि प्री वार पॉपुलेशन है, और उसमें से 12 मिलियन जो लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं या एक्सटर्नल मूव कर चुके हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड outside of Syria. It is more than 50% population. This crisis is failure of the Organization of Islamic Cooperation, OIC, being the only international organization of Muslim countries, has failed to resolve this humanitarian crisis. It is again the failure of the UN. UN का भी failure है. Many peace talks failed. The UN has considered a committee made up of both the government and opposition members to resolve the conflict and agree on a new constitution, but it has failed to work. Syria being used as proxy battlefield by the external players. Prospects of the success of the UN Security Council are very limited because Russia, the veto power, is on the side of the Bashar al-Assad regime. तो वीटो पावर बहुत बड़ा इशू है, और ये इसलिए भी इसको हम कह सकते हैं ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इन एडिशन टू अदर टॉपिक्स, कि ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे वीटो पावर जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इनफेक्टिव कर देती है. मुख्तलिफ ममालिक के पास जो वीटो पावर्स हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एफिशिएंसी को हैम्पर करती हैं. Many UN officials appointed in relation to Syrian crisis have quitted their positions out of frustration with the lack of meaningful progress on either peace or justice. Some of them have directly alleged the UN Security Council as doing nothing to resolve the crisis. So this is all about the Syrian crisis, और आपके पास जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके CSS या PMS के इंटरव्यू के लिए भी हेल्पफुल होगा, और आपके करंट अफेयर और आपके ऐसे राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा. टिल देन, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.